बिहार में पिछले कुछ घंटों में जिस तरह सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसमें राज्य में सियासी बदलाव की स्पीड भी तेज कर दी है। अब तक यह माना जा रहा था कि बिहार में बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगले हफ्ते तक हो सकता है, लेकिन अब यह लग रहा है और तय लग रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर बिहार की सियासत पूरी तरह बदल सकती है। कयास इस बात के लग रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करने का ऐलान भी कर सकते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू के बड़े नेताओं की मीटिंग जारी है। उधर बिहार बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पार्टी के सीनियर लीडर अश्विनी चौबे के साथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके साथ जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी भी हैं जो दिल्ली आ रहे हैं। इस सभी सियासी डेवलपमेंट को देखते हुए पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में खबर यह चलने लगी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, मतलब विधानसभा के चुनाव करा सकते हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव भी चुपचाप यूं ही नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे, यूं ही हार नहीं मानने के मूड में हैं। लालू यादव की कोशिश है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू में बगावत कराकर अपनी सरकार बनवा लें। महागठबंधन के पास इस वक्त 160 विधायक हैं। इसमें नीतीश की पार्टी के जेडीयू के 45 विधायक जोड़ दीजिए, ये 45 विधायक अलग होते हैं तो महागठबंधन की ताकत जो है 115 विधायकों की रह जाती है और बिहार में बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए। मतलब अगर 8 से 10 विधायक भी लालू यादव की तरफ आ गए जेडीयू छोड़कर तो नई सरकार बन सकती है। यही वजह है कि ऐसी किसी तरह की संभावना को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इन्हीं सब सियासी हलचल पर अपनी रणनीति बनाने के लिए राबड़ी देवी के घर इस वक्त आरजेडी नेताओं की एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। मीटिंग में जाने से पहले ये नेता क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। दर्शन नहीं कर सकते अपने पिताजी से। अचानक हम दिन भर घूम ही रहे हैं, मीटिंग था भी हमारा विधानसभा ने गए थे। कहे न जाएंगे, मतलब सरकार रहेगी बिहार में रहेगा करेगी, बरकरार रहेगी सरकार। इस बार पलटी नहीं मारेंगे? अरे नहीं जी, ऐसे कैसे पलटी मार जाएंगे? वो तो सरकार खत्म करने वाला था, वो जानते हैं कि इनको विलय करने वाला था। कैसे सरकार अचानक से मिलने के लिए क्या मीटिंग चल रही है? क्या मीटिंग में क्या होना है? हम संघ पार्टी के प्रधान महासचिव निश्चित रूप से संगठन के लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेते रहते हैं और हमेशा हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो ये देखिए, जितने नेता आपको दिखाई दे रहे थे आरजेडी के नेता थे, राबड़ी देवी के घर पहुंच रहे हैं। एक एक करके विधायक राबड़ी देवी के घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के, क्योंकि खतरा सभी को है कि उनका अपना विधायक कहीं पाला ना बदल ले। अपने विधायक को सब सहेज कर रखना चाहते हैं। लालू यादव के घर पर उनके पार्टी विधायकों के नेताओं की बैठक चल रही है। नीतीश कुमार के घर पर उनके साथी मंत्रियों की सीनियर लीडर्स की मीटिंग जारी है। दिल्ली पहुंच रहे हैं बीजेपी के बिहार के सीनियर लीडर। ये सब कुछ सियासी घटनाक्रम चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। नीतीश चंद्रा पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। राहुल महाजन जी सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। पहले एक बार हम चलना चाहेंगे नीतीश चंद्र के पास। बड़ी जोरदार तरह से घटना चक्र बदल रहा है। नीतीश, बैठकों का सिलसिला बीजेपी में भी, आरजेडी में भी, जेडीयू में भी। जी हाँ, बिल्कुल। जितनी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और इस बात के संकेत अब साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जो चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति को लेकर हो रही थी उसमें कुछ दम है और जाहिर है उस दिशा में अब चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दिल्ली जाना और वहाँ पर जो हमें खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो चंडीगढ़ में थे, उनको भी बुला लिया गया है। वो दिल्ली थोड़ी देर पहले पहुंच भी गए हैं और इन सबों की मुलाकात होना और यहाँ पटना में मुख्यमंत्री आवास में जो नीतीश कुमार की कोर टीम है वो उनके साथ बैठी हुई है। दूसरी तरफ लालू यादव के आवास पर विधायक कुछ पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें साफ तौर पर बता रही हैं कि अगले कुछ घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं और ये सारे संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। खासतौर से कल नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, जो भाषण दिया, उसमें जो बातें कही, उन बातों के बाद ये चर्चा और तेज हो गई, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर जो बातें कही, सबको पता है कि किस पर वो हमला था। और जिस तरह से फिर आज रोहिणी ने, लालू यादव की बेटी ने ट्वीट किया, हालांकि बाद में उसे डिलीट कर दिया गया, और उनमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जितने तीखे वो शब्द थे, वो जाहिर है नीतीश कुमार नीतीश, मैं आपके पास आता हूं एक मिनट में। अभी देखिए जो खबर आ रही वो ये
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 तारीख को बिहार में जो सभा होनी है उसमें नीतीश कुमार साथ दिखाई दे सकते हैं। यानी मोदी की बिहार में होने वाली रैली तक ये उलटफेर बिल्कुल मुमकिन है और नीतीश कुमार उस रैली में नरेंद्र मोदी के मंच पर हो सकते हैं। और इसमें जोड़कर आपको बता दें 30 तारीख को राहुल गांधी की पूर्णिया में सभा होनी है और आज ही की खबर है कि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की सभा में अभी नहीं जा रहे हैं। इससे उन्होंने इनकार कर दिया है। कांग्रेस कह रही है पहले उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया था, फिर अचानक राहुल गांधी की सभा में जाने से नीतीश इनकार क्यों कर रहे हैं। और अब चर्चा आई है कि नरेंद्र मोदी की रैली पे मुद्दे नजर आ सकते हैं। देवेंद्र पराशर इस खबर पर आपको और बताएंगे। जी देवेंद्र। और सबसे पहली खबर ये कि नेताओं के बीच भी, यानी कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच भी अब बातचीत शुरू हो गई है और वो बातचीत इस रूप में हो रही है कि साथ अगर आप आएंगे तो क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री को लेके क्या होना चाहिए और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। उस लेवल की बातचीत जो अभी तक अनौपचारिक तौर पे ज़्यादा थी वो शुरू हो गई है गंभीरता के साथ। और उससे आप समझ सकते हैं कि बातचीत के टेबल पर अगर आप आ जा रहे हैं तो गंभीरता कितनी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ की 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली की तारीख तय की गई है उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीतीश कुमार उस रैली में मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। जो बातचीत शुरू हुई है अगर ये अंजाम तक पहुंच जाती है तो। और सौरभ, इसमें आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि इसके पहले इस रैली की 2 तारीख ऑलरेडी तय की गई थी और उस डेट को फिर आगे बढ़ाया गया। और उस डेट को आगे बढ़ाने के पीछे वजह यही थी कि जेडीयू का संकेत देख के ये समझ में आने लगा था बीजेपी को कि शायद अब एक बार फिर से जेडीयू आरजेडी के साथ अलग होने वाली है। और उस कंडीशन में ये बेहतर नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बिहार जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और उसके कुछ दिनों बाद अगर नीतीश कुमार दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो अब हाथ पकड़ना मुश्किल होता। तो उस लिहाज से रैली की तारीख को 2 बार बढ़ा दिया गया है। अब 4 तारीख की जो तारीख है 4 फरवरी की, वो अब तक उसे नहीं बढ़ाया गया और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही फैसला ले लेंगे उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएंगी और तब शायद 4 तारीख को 4 फरवरी की जो रैली होगी उसमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहूं कि ये निर्भर करेगा इस बात पर कि जो बातचीत हो रही है वो किस रूप में। सौरभ, एक सोर्स ने ये भी हमें बताया है और वो बहुत जिम्मेदार सोर्स हैं कि जो बातचीत हो रही है उसमें यह भी हुआ कि नीतीश कुमार अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो नीतीश कुमार की सहमति से बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। दूसरी चीज इस बात पर भी चर्चा हुई कि जेडीयू ये चाहती है कि क्यों ना विधानसभा चुनाव भंग करके चुनाव में जाया जाए। बीजेपी को लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं जाना है। बीजेपी ये चाहेगी कि उसको आगे टाला जाए, फिलहाल पूरा फोकस लोकसभा के चुनाव पर ही रखा जाए। तो अभी आपने जो थोड़ी देर पहले ये खबर दी थी, आज ये सबसे पहले खबर आप ही ने दी थी कि कल रात 3 घंटे मुलाकात चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में। तो वहां जो भी तय हुआ होगा आज ये उसका हम असर देख रहे हैं कि अब बातचीत की मेज पर जेडीयू और बीजेपी बैठे हुए हैं, इसको हम कंफर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल ये उसी बैठक का नतीजा था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बिना बीजेपी ये कदम नहीं उठा सकती थी। कल ऐसा हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बीजेपी के नेताओं से, वैसे नेताओं से जो कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हैं, उनसे बातचीत की। उस बातचीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों पहुंचे 7 एलकेएम और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से ब्रीफ किया और आगे क्या क्या करना है या नहीं करना है इस सब चीज के बारे में इंस्ट्रक्शन लिया गया। और तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर मंथन हुआ और उस 3 घंटे के मंथन के बाद आज शाम का आप डेवलपमेंट देखना शुरू कर रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़ में थे विनोद तावड़े या सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष, उन सबको बुलाया गया। और इससे पहले आप देखें तो कौशन के साथ जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को ये निर्देश दे दिया गया था कि नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं होना है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये समझ में आने लगा था ललन सिंह के हटने के साथ ही कि अब नीतीश कुमार उस गठबंधन में अनकंफर्टेबल हैं और नीतीश कुमार के साथ जो उनके बेहद भरोसेमंद लोग हैं, माइनस ललन सिंह कर दें या माइनस विजेंद्र यादव कर दें, तो इन 2 नेताओं को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो 3-4 प्रमुख नेता हैं जेडीयू में, उन सब की मंशा तो हमेशा से ही रही है कि बीजेपी के साथ ज़्यादा बेहतर इक्वेशन रहता है बनिस्बत आरजेडी के। उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को समझाना उन लोगों के लिए कितना आसान रहा होगा। और उसका नतीजा ये रहा कि कम से कम बातचीत शुरू हो चुकी है और बस इसका इंतज़ार है क्या वो सहमति का बिंदु बन जाता है और क्या नीतीश कुमार उन शर्तों को मानते हैं जो कि बीजेपी कह रही है।
ये ठीक है। देखिए, तो अब हम कुछ स्पष्टता के साथ खबर दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब बीजेपी और जेडीयू बात कर रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ आना चाहते हैं, दोनों को इसमें अपना अपना फायदा कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, लेकिन किन शर्तों के साथ, किस समझौते के तहत आना है, इसको लेकर ही दोनों तरफ से फिलहाल अपनी अपनी बात जो है वो रखी जा रही होगी। और इस सब के बीच लालू यादव जो है वो अपनी कवायद जो करनी है वो कर रहे हैं, अपने विधायकों से मिल रहे हैं, पार्टी की सीनियर लीडर्स की इस वक्त राबड़ी देवी के घर पर बैठक चल रही है। बिहार बीजेपी के नेताओं को अमित शाह के घर पर बुलाया गया है। अमित शाह के घर पर बीजेपी की बड़ी मीटिंग होगी, आपको हम खबर बता दें। बिहार बीजेपी के नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलाया जा रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी, सुशील मोदी होंगे। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अमित शाह से आकर के मुलाकात करेंगे। बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। पहले इसी खबर पर और अपडेट ले लेते हैं देवेंद्र से। जी देवेंद्र। और सौरभ, एक और सवाल दोहराएं फिर से कि सम्राट चौधरी की गृहमंत्री से मुलाकात होने जा रही है, गृहमंत्री बिहार के नेताओं से अपने घर पर मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं। और सम्राट चौधरी को बुलाया गया और सुशील मोदी ऑलरेडी दिल्ली में हैं, वो पहले से ही दिल्ली में हैं और सम्राट चौधरी को पटना से बुलाया गया है। और निश्चित तौर पे गृह मंत्री अमित शाह ही उन्हें आगे का इंस्ट्रक्शन देंगे कि आगे क्या करना है। उसमें बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े जो कि ऑलरेडी चंडीगढ़ में थे, उनको आनंद फानन में बुलाया गया। तो आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन नेताओं को बताएंगे। और ये पहली बार होगा जब बीजेपी के शीर्ष स्तर से उनको अगला कमांड इस लेवल पे मिलने जा रहा है, क्योंकि आप समझा जा सकता है कि अब वो मोड़ आ गया है जहां पर या तो फैसला होना है या नहीं होना है, और अगर फैसला होना है तो किन शर्तों के साथ होना है। कुछ और नेता इसमें हैं जो कोई इन्वॉल्व हैं इस पूरी बातचीत को लेके, और समझा जा सकता है कि अगर इतनी संवेदनशील बातचीत हो रही हो तो अभी वो लोग इन्फॉर्मेशन साझा ना करने को लेकर कितना ज़्यादा रिजिड होंगे, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन जितनी जानकारी अभी हमने दी, सौरभ, ये तय मानिए कि वो ये बता रहा है कि अब सब कुछ बहुत जल्द भी हो सकता है। जैसा कि दोपहर में हम लोग बात कर रहे थे कि 31 तारीख क्यों, उससे पहले क्यों नहीं, तो ये सारी चीजें उसी दिशा में जाती नजर आ रही हैं। तो विनोद तावड़े जो बीजेपी के इंचार्ज है बिहार के, उनको चंडीगढ़ से बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष पटना बिहार से आ रहे हैं और उनके अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। तो यहाँ दिल्ली में ये अहम बैठक। दूसरा, हम आपको बता रहे थे कि राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी के नेताओं की मुलाकात चल रही होगी। एक बार नीतीश चंद्र के पास चलते हैं। जो फिलहाल परिस्थिति है सभी पार्टियों की, संख्या बल की, बहुत ज्यादा विधायकों की जरूरत नहीं है। आरजेडी को और महागठबंधन के बाकी दलों के विधायकों को जोड़ लें अगर, तो उनको 8-10 विधायक भी अगर मिल जाते हैं तो वो नीतीश कुमार के बगैर भी इस सरकार को चला सकते हैं। और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को भी बखूबी होगा। नीतीश चंद्र, देखिए, ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा विधायकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी ये नहीं होगा। और जाहिर है इसको लेकर जेडीयू ने भी किलेबंदी कर रखी है, और जब बीजेपी के साथ बात चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी पुख्ता तैयारी दोनों तरफ से कर ली गई होगी। अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग चल रही थी मुख्यमंत्री आवास में, वो मीटिंग अभी खत्म हुई है और ललन सिंह, विजय चौधरी, ये तमाम नेता अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बाहर निकले हैं। तो अब इस मीटिंग में जाहिर है आगे की रणनीति बनाई जा रही होगी, क्योंकि जो नीतीश कुमार की जो कोर टीम कही जाती है, जो उनके सबसे करीबी नेता हैं, वो सब एक साथ बैठे थे और जाहिर है इसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा होगा। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले आज शाम में ही जब बीजेपी के नेता दिल्ली गए हैं और वहाँ जो मुलाकात होनी है, तो उसके बाद फिर माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में भी इस संबंध में जानकारी आ सकती है कि आखिर क्या कुछ आगे होने जा रहा है। कल 26 जनवरी का दिन है, संभवतः कल ये इस तरह की जानकारी ना आ पाए, लेकिन अगले 1 से 2 दिन में ये लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर है वो आ सकती है। अच्छा, ठीक है। हम अभी जिस संख्या बल का जिक्र कर रहे थे, एक बार उसके बारे में अपने दर्शकों को हम बता दें कि 2020 का जो चुनाव है उसके बाद परिस्थिति ये थी कि जेडीयू अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी। 45 विधायक जो थे वो जेडीयू के थे। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 19, लेफ्ट के 16 विधायक हैं। और इसके अलावा अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने जो हैं एनडीए के, वो 80 विधायक हैं। ऐसी सूरत में अगर
सरकार बनाने के लिए कुछ और विधायकों की जरूरत पड़ती है लालू यादव को और उनके नेतृत्व में इस गठबंधन को, तो उनको मात्र 6 और विधायकों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में खतरा नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा है कि अगर वो फैसला कर ले एनडीए में दोबारा जाने का, लालू यादव का साथ छोड़ने का, तो पूरी कोशिश लालू यादव इस बात की करेंगे कि ये विधायक जो हैं वो जेडीयू से ही उनके पास आ जाएं। बहुत से ऐसे लोग जाहिर होंगे जो इस सरकार में बने रहना चाहते होंगे, और ऐसे में जो ये 45 विधायकों का जेडीयू का जो गुट है वो इस वक्त सबसे कमजोर नजर आ रहा होगा। और नीतीश कुमार को भी इस बात की चिंता होगी कि उनके सारे विधायक एकजुट रहें, और तेजस्वी यादव शायद उसी में से विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बचाने का प्रयास करेंगे, और उनको मात्र 6 विधायकों की और जरूरत है। अब सब जानते हैं, अलग अलग राज्यों में ऐसा हो चुका है कि विधायक एक तरफ आ जाते हैं पाला बदल करके, बाद में उनका इस्तीफा करा दिया जाता है, फिर बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ जाता है और फिर बहुमत पा लिया जाता है। तो ऐसा पहले कई राज्यों में हो चुका है, बिहार में भी इसके प्रयास किए जा सकते हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार वो इच्छुक हैं इस बात के लिए कि अगर वो ये फैसला करते हैं कि वो महागठबंधन छोड़ेंगे, तो फिर वो विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश करें, और इसके साथ ही फिर प्रदेश में दोबारा विधानसभा का चुनाव हो। मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही वहां विधानसभा के चुनाव भी कराया जाए। हालांकि देवेंद्र लगातार हमें बता रहे हैं कि बीजेपी इस गुंजाइश पर काम नहीं करना चाहती, बीजेपी नहीं चाहती कि दोनों चुनाव जो हैं वो एक साथ कराए जाएं। राहुल महाजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजीव जी, आपका स्वागत है। राहुल जी, दिन में भी आपसे बात हो रही थी और आपने कहा था कि इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर नीतीश कुमार पाला बदलने का फैसला करें। तब से अब तक बहुत कुछ हुआ है, ये सारे क्या इशारे बता रहे हैं? देखिए, इशारे तो शुरू से ही नीतीश कुमार दे रहे थे। देखिए, बड़ा साफ है, नीतीश कुमार सर्वाइवर हैं पॉलिटिक्स में, और वो उसी तरह की राजनीति करते हैं जहां पे उनका सर्वाइवल इंश्योर हो। इस बार भी उन्होंने उसी तरह की राजनीति की है। देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव का कद बढ़ रहा था, जिस तरह से लालू यादव ये कोशिश कर रहे थे बार बार कि तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री पद पे आ जाएं, जिस तरह से नीतीश कुमार को ये वादा किया गया कि वो जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, ये जो विपक्ष का गठबंधन है, और उसके बाद वादा जो है कहीं दिखाई नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कुछ और कर दिया, कांग्रेस भी इस बारे में कुछ उदासीन रही उनके मामले में। तो उनको ये लग रहा था कि जो जिस ध्येय को लेकर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि कोई भी राजनेता ये सोचता है कि उसको आगे कैसे जाना है, अगले पद पे कैसे जाना है, आगे बड़ी राजनीति कैसे करनी है। तो जब नीतीश को ये लगा कि ये जो है राजनीतिक ध्येय जो है उनका पूरा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने दूसरा ऑल्टरनेटिव खोजा है। उन्होंने ये सोचा है कि किस तरह से उनका मुख्यमंत्री पद भी बचा रहे, ताकि आने वाले, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, बीजेपी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ना केवल लोकसभा चुनाव के लिए होगा, बल्कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये भी नेगोशिएट करेंगे कि जो ये जो गठबंधन है, विधानसभा चुनाव भी इकट्ठा लड़े, चाहे अभी हो या बाद में हो, लेकिन नीतीश कुमार ही उसके नेतृत्व करें, यानी मुख्यमंत्री पद के दावेदार वही रहें। मुझे लगता है तभी नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेंगे और इतना बड़ा काम करेंगे। जब उन्होंने जो ललन सिंह है उनको हटाया था, तभी ये हमें लगने लगा था कि कहीं ना कहीं वो आरजेडी से अलग होना चाहते हैं, आरजेडी से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आरजेडी के साथ लेकर जो उनको फायदा होना चाहिए तो वो उन्हें हुआ नहीं है, उनको कहीं दिखता नहीं है। तो इसलिए उनको लगता है कि नेचुरल कॉम्बिनेशन एक बीजेपी के साथ रहकर बेहतर हो सकता है और बेहतर फायदा हो सकता है। देखिए, रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी, यूं ही वो ऐसा ट्वीट कर दें, भले ही बाद में उसको हटाना पड़ा हो उनको, लेकिन उनका कहना समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह जिसकी बदलती विचारधारा है। तो वो किसके लिए कह रही हैं, मुझे लगता है किसी को संशय नहीं होगा। नीतीश कुमार जी को खुद को इसमें कहीं कोई गलतफहमी नहीं होगी कि उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। आज बड़ा बच पर बोलने की कोशिश कर रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर पहले, लेकिन संजीव जी, लालू यादव की बेटी ये लिख रही हैं, जेडीयू कहिए नीतीश कुमार राहुल गांधी की रैली में अब नहीं जाएंगे, मोदी जी की रैली बार बार टलती जा रही है, अब आज खबर आ रही है कि हो सकता है उस रैली में दोनों एक साथ दिखाई दें, और कहीं तो आग लगी हुई है जो जगह जगह से धुआं उठ रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं संजीव जी? जी सौरभ, देखिए, जैसे अभी राहुल महाजन जी ने जो बातें कही, मैं लगभग उनसे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि सर्वाइवर है नीतीश कुमार, मैं कहूंगा कि वो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, तो उसमें सर्वाइवर वाली बात भी आ गई। और ये भी बात उनकी सही थी कि भाई ये एक तरह का अरेंजमेंट था आरजेडी और जेडीयू के बीच में कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार होंगे। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी पे कहीं उनकी दस्तक दिखाई नहीं दे रही है, तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार द सर्वाइवर और द अपॉर्चुनिस्ट
ये चाहेंगे कि कम से कम उनका मुख्यमंत्री पद सुरक्षित रहे, और ये पेच फंसा हुआ होगा बीजेपी और जेडीयू के बीच में, क्योंकि जिस तरह की क्या कहें, जिस तरह का एक बैड ब्लड हो गया था। हालांकि राजनीति में रात गई बात गई सबसे आसानी से स्वीकार्य होता है, बट फिर भी इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार आए थे बीजेपी छोड़ के, और एक तरह से सार्वजनिक कस्में वादे हुए थे कि वापस कभी नहीं जाएंगे, तो उसके बाद और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को कोसा भी था, तो और बीजेपी ने भी जिस तरह से एक स्टैंड लिया था कि अब नहीं, बस अब और नहीं, बस और नहीं वाला, तो उसके बाद सारा कुछ वैसे ही एकदम कर लेना इतना आसान नहीं है, शायद इसलिए इसमें 2-5 दिन लगेंगे। लेकिन देखिए, आप बड़ी तस्वीर पे लौटिए, अगर ये सब बातें सही होती हैं और ये सब बातें आगे बढ़ती हैं जिस दिशा में आज बढ़ती हुई लग रही हैं, तो 2024 का, मैं तो हमेशा कहता था कि 2 ही स्टेट्स की बैटल ग्राउंड है, बिहार नंबर 1, नंबर 2 महाराष्ट्र। तो बिहार का तो एक्सपेरिमेंट इंडिया अलायंस या ऑपोजिशन का फेल हो जाएगा नीतीश के हटते, तो वो तो फिर 2019 की परफॉर्मेंस की तरफ देख सकती है एनडीए बिहार में। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। और जहां तक आप एक जो बार बार कह रहे हैं सौरभ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि लालू प्रसाद कितना भी एडी चोटी का जोर लगा ले, जितनी भी इस तरह के विधायकों की जो अरिथमेटिक बिठाई जाती है, वो तो तभी बैठ सकती है जब सत्ता पक्ष दिल्ली का आपके साथ हो। तो जब गवर्नर, केंद्र सरकार ये सब आपके साथ नहीं, तो आपके 6-8 विधायक जो आएंगे वो अपना राजनीतिक खराब करने के लिए आएंगे क्या? इसलिए उन तिलों में तो बिल्कुल भी तेल नहीं है कि जी आरजेडी के साथ जेडीयू के विधायक आ जाएंगे और कोई बड़ा गेम हो सकता है। तो वो तो आप रूल आउट मान के चलिए, वो तो इस माहौल में नहीं हो सकता। अब बस यही देखना है कि जिस तरफ देवेंद्र और सब लोग इशारा कर रहे हैं, क्या ये वाकई लग तो रहा है 90% बात सेटल हो गई है, नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ेंगे, ये वाकई होने जा रहा है, या एक बड़ा बड़ा भारी गैम्बल, जुआ, एक तेवर दिखाने का मौका, या एक सिग्नल भेजा है नीतीश कुमार ने अंतिम दाव की तरह। लेकिन इतना सार्वजनिक होके मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे लगता है कि ये बात बीजेपी जेडीयू की जुगलबंदी की तरफ बढ़ रही है। उसका फॉर्मूला, जैसे देवेंद्र बार बार कह रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या उनको ये गारंटी दी जाएगी कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, न सिर्फ इस बार बल्कि अगली बार भी इस कॉम्बिनेशन के कैंडिडेट होंगे? वो सब है, लेकिन नीतीश कुमार कितना नेगोशिएट कर सकते हैं? ठीक बात। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है उनके पास 7-8% का वोट, किंग मेकर वो अभी भी बिहार की पॉलिटिक्स में रह सकते हैं, लेकिन उनकी जो विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी बहुत कुछ खत्म सी हो चुकी है। ठीक है, तो उससे वो कितना नेगोशिएट कर पाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन इन सब प्रश्नों के उत्तर हम आपके जरिए सुनेंगे सौरभ, धीरे धीरे। जी हाँ, बिल्कुल हमारे जरिए सुनेंगे, और हो सकता है बड़ा जल्द सुन लें आप। तो बिहार में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, बस यही इंतजार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या फैसला वो करते हैं। क्योंकि मानकर चला जा रहा है कि उनके और बीजेपी के बीच अब सरकार बनाने के लिए, नई सरकार बनाने के लिए पेशकश की जा रही है, पेशकदमी की जा रही है। अब नीतीश कुमार कब तय करते हैं इस पर निर्भर करता है, और बीजेपी क्या शर्त रखती है ये भी देखने वाली बात होगी। इस बीच जेडीयू की जो बैठक चल रही थी नीतीश कुमार के घर पर, वो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। नीतीश चंद्रा वहां पर मौजूद हैं। हमने विजय चौधरी का एक बयान देखा, उन्होंने कहा अभी तो सब कुछ ठीक है, अभी तो हम सरकार में हैं, मतलब आगे का मालूम नहीं। नीतीश? जी हाँ, बिल्कुल। विजय चौधरी ने जिस तरह से ये बातें कही हैं, ठीक इसी तरह से बातें उस समय भी कही जा रही थी, जब इससे पहले हम इस तरह की खबरें यहाँ देखा करते थे कि नीतीश कुमार छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी को या आरजेडी को, कि अभी तक तो सब ठीक है। तो ये शब्द भी बताता है कहीं ना कहीं कि जो आगे होने वाला है, उन्होंने कहा कल तक तो ठीक है, कल 26 जनवरी है, झंडोत्तोलन की हमारी योजना है, हम प्रभारी मंत्री हैं, तो ये सब स्वाभाविक बातें हैं कि कल उस नाते वो झंडोत्तोलन करेंगे, लेकिन कल तक ठीक है, अभी तक ठीक है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आगे जो होने वाला है उसका एक तरह से संकेत है, इशारा है। और इसलिए अब देखिए, लगभग धीरे धीरे जो संदेह के बादल हैं वो अब छटते जा रहे हैं तेजी से, और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट अब दिखाई देनी शुरू हो गई हैं कि क्या कुछ अब यहाँ होने वाला है। और मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 दिनों में जो घटनाक्रम है ये तेजी से बदलेगा, और एक बार फिर से हमें ये खबरें मिलेंगी कि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी के पास गए हैं, एनडीए के खेमे में आ चुके हैं। बिहार की सियासत फिर पलटने वाली है, बदलने वाली है, अब इसमें कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है। लालू यादव जो हैं, जहां एक और प्रयास ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी तरीके से मनाया जाए कि वो पाला ना बदले, एक बार फिर
नीतीश कुमार ने ऐसा लगता है कि अब शायद मन बना लिया है कि गठबंधन में उनके दिन इतने ही थे। अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी के साथ उनकी बातचीत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार समझौता किन शर्तों पर होगा इसी को फाइनल होते हुए देखना ये अभी बाकी लग रहा है। बीजेपी की सीनियर लीडर पटना से उठ करके दिल्ली आ रहे हैं और जेडीयू की जो बैठक चल रही थी नीतीश कुमार के घर पर, वो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे दो सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और पटना से नीतीश चंद्र भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक कमेंट देवेंद्र आपसे पहले, लालू यादव का प्रयास इस वक्त क्या होगा? जाहिर है वो किसी भी शर्त पे, किसी भी कीमत पर चाहते होंगे कि सरकार बचे। और निश्चित तौर पर सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं, और यही वजह थी, यही मजबूरी थी जिसके चलते नीतीश कुमार, जिनके पास कम विधायक थे, 45 विधायक थे, बावजूद इसके आरजेडी उनको मुख्यमंत्री बनाकर, लालू प्रसाद यादव उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखे रहे। अन्यथा आप देखें तो आरजेडी के पास जो आंकड़ा है अपने सहयोगी दलों के साथ, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा और भाकपा, इन सबको मिला दें तो वो आंकड़ा 114 पहुंच जाता है, और 122 का जादुई आंकड़ा चाहिए। तो वहाँ उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने कभी ये कोशिश नहीं की, ये मंशा रखने के बावजूद पिता के तौर पर देखें लालू प्रसाद यादव की, तो अभी उनका सबसे बड़ा सपना कह सकते हैं कि तेजस्वी को सीएमओ बना दें। उस चीज़ को उन्होंने दबाए रखा इसी वजह से कि उन्हें ये पता था कि थोड़ी भी ऐसी कोशिश होगी तो नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं और फिर वहाँ पर उनके लिए मुश्किल होगी। ऐसे समय में लालू प्रसाद यादव, जो कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बहुत माहिर माने जाते हैं, ललन सिंह जो कि हैं जेडीयू में, लेकिन कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव से उनके इक्वेशन बहुत अच्छे हैं, तेजस्वी को वो भी सीएम देखना चाहते हैं, विजेंद्र यादव जिनके पास 8 से 10 अपने समर्थक विधायक हैं और जो कि विजेंद्र यादव के कहने पे कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो आरजेडी के समर्थक हैं। तो ऐसे में इतना ये मुश्किल काम भी नहीं था, लेकिन लालू प्रसाद यादव को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि जोड़ तोड़ करने की कोशिश में उल्टा दांव पड़ जाए, और कम से कम अभी राज्य में छोटा ही सही लेकिन उप मुख्यमंत्री तो है पुत्र, और उनकी पार्टी के कई सारे लोग मंत्री हैं, अगर बीजेपी के साथ आ जाए तो वो भी मुसीबत हो जाएगी, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाए तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किल हालात ज़रूर हैं। इतना तय है सौरभ कि अब वो भी अपने सारे पत्ते चलना चाहेंगे, क्योंकि अब उनके पास बहुत ज़्यादा इंतजार करने की कोई वजह भी नहीं रह गई। नीतीश कुमार काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। सौरभ जी ठीक। संजीव जी मैं आपके पास आऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट पटना से बहुत दूर मुंबई से आ रहा है हमारे पास, संजय राउत का। आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई थी और यहीं पर बातचीत में संजय राउत ने बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, हमको छोड़कर हमारे साथ ही रहेंगे। सुनिए। क्या है नीतीश जी का? नीतीश कुमार छोड़ के जा सकते हैं क्या? नीतीश कुमार छोड़कर नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार मजबूती से इंडिया ब्लॉक के एक स्तंभ है और हमारे साथ रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अब संजीव जी पता नहीं संजय राउत ये बता रहे थे या खुद को याद दिला रहे थे कि ऐसा ही हो, आश्वासन दिला रहे थे? ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा उन्होंने आखिरी में कहा, तो उसकी जगह शायद वो उनका मन का जो भाव था वो ऐसी हमारी उम्मीद है अगर बोलते तो वो ज्यादा उनके चेहरे की मनोदशा बता रहा था। मेरे ख्याल से संजय राउत का कोई ऐसा बिहार की राजनीति से कनेक्शन नहीं है। संजय राउत एक दमखम वाले नेता है, जुझारू नेता है, लेकिन कई बार बड़बोलेपन में मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोले, और फ्रैंकली स्पीकिंग सौरभ वो और क्या बोल सकते थे। दूसरी बात ये भी है, मतलब उनकी खामाखाई क्यों आलोचना करें, और कह भी क्या सकते थे। लेकिन जो आपने अभी देवेंद्र पाराशर से बात की थी, जो देवेंद्र ने आखिर में जिस मोड़ पे उस बातचीत को छोड़ा कि अब लालू के पास और समय नहीं है कि उनको वो अपने सारे पत्ते खेलेंगे, मेरे ख्याल से यही कहा था ना देवेंद्र आपने, मतलब वो जो भी कोशिश कर सकेंगे जेडीयू तोड़ने की वो जरूर करेंगे, कर ले। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि इन तिलों में तेल नहीं, भाई ये सब कोशिशें तब हो सकती हैं जब लालू कितने भी जोड़ तोड़ की राजनीति के माहिर हो। भाई माहौल तो देखो देश का, क्या कर लोगे जब दिल्ली में सरकार बीजेपी की जिस मजबूती के साथ बैठी है और जिस तरह का उनका एक अप्रोच है पॉलिटिक्स की तरफ, तो ये सब जोड़ तोड़ करने का कॉपीराइट अब उन्हीं के पास है, बस कोई और नहीं कर सकता देश में ये जोड़ तोड़। तो वो तो ये इतना बड़ा सरप्राइज था कि ये कैसे हो गया कि नीतीश कुमार उनको छोड़ के चले गए, बट उस समय की जो भी थी, अब नीतीश कुमार की वो कैलकुलेशन फेल हो गई। अब उन्हें लग रहा है शायद बीजेपी वापस आ रही है, यहां भी मतलब अब गलत मुहावरा भी नहीं बोलना चाहिए, खैर छोड़िए, तो मतलब ना घर का ना घाट का, ऐसा नहीं हो जाए कुछ, तो वो भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश में, ये सब तो बहाने हैं कि तेजस्वी का क्या बयान आ गया और रोहिणी आचार्य का क्या टूटा, इस तरह की नोकझोंकबाजी तो चलती रहती है।
बेसिकली उन्हें अपना भविष्य कहाँ ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहा है। और यहाँ पे वो वाली दुकान तो सजने से पहले एक तरह से उठ गई कि भाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चेहरा और वो सब, तो उस तरह की बात बनी ही नहीं, तो वो भी क्या करें। बट नीतीश कुमार, मतलब मेरे को ध्यान है अच्छी तरह से, आप सबको ध्यान है हमें, कि कितना बड़ी एक प्रगतिशील और एक सॉलिड प्रिंसिपल सिद्धांतों वाले, मतलब 2010 के आसपास एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की तरह से नीतीश कुमार को देखा जाता था और बड़े लोगों की उम्मीद थे वो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की है, उनका खुद का लाभ उन्होंने हमेशा देखा, साधा और सही भी किया। अगर राज पॉलिटिक्स में है तो करना चाहिए, लेकिन उनकी विश्वसनीयता अब नहीं रही कुछ। तो बीजेपी लेगी तो भी ठीक है, बीजेपी को सूट कर रहा है बिहार के अंदर नीतीश कुमार का साथ, इसलिए ले रहे, नहीं तो उन्होंने नीतीश कुमार के बदलते रंग और चेहरे नहीं देखे हैं क्या? नहीं, देखिए, ये बात तो आप, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, शायद आपने कहा या किसी और ने आज चर्चा में, कि रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। अब शायद ये उपाधि जो है उनसे लेकर के किसी और को देनी चाहिए, और शायद नीतीश कुमार सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक साबित होने जा रहे हैं। उनको ये दिख रहा होगा कि भाई शायद हमारे जो ये 17 सांसद हैं ये ना रहे, अगर हम लोग आरजेडी के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो आगे क्या होगा विधानसभा के चुनाव में, इसको लेकर के सबसे स्पष्ट अंदाजा उन्हीं को सामने दिखता होगा, जमीन की हकीकत जो भी बता रही होगी। लेकिन जो भी हो, फ्यूचर में क्या रखा है, अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो, और आगे भी वो तो यही नेगोशिएट करेंगे कि मुख्यमंत्री वही बने रहे। संजीव जी, देखिए, सॉरी, बात असल में ये है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तो खाली नहीं है जहां नीतीश कुमार जाना चाहते थे, ना वो की वैकेंसी है ना नजर आ रही है। अब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के 2 दावेदार हो गए, उसमें कमजोर दावेदार नीतीश कुमार, सशक्त दावेदार तेजस्वी, तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार को यहां से खिसकना आवश्यक है। नहीं, जैसे, लेकिन सवाल ये था कि क्या लालू यादव, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या वो विल ही रॉक द बोट इस कॉस्ट पर कि नीतीश चले ही जाएं? अब वो इतना दबाव बनाएंगे तेजस्वी को लेकर उन पर? नहीं, वो तो दबाव नहीं बना रहे। देखिए, आज के जो डेवलपमेंट्स हैं उस तरह से तो लग ही रहा है, और मैं इतना, कोई पटना में क्या हो रहा है देवेंद्र मुझसे ज्यादा जानते होंगे, नीतीश चंद्रा मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन लालू प्रसाद, आज जिस समय हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, उस समय लालू प्रसाद दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। इस समय तो वो अपनी रक्षात्मक पंक्ति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे होंगे। दबाव क्या बनाएंगे अब भाई? अब तो उनका सारा सिस्टम, जो आप अभी कह रहे थे, कम से कम उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री तो है, और फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर तो बना हुआ ही था उनका बेटा तेजस्वी, अगर ये रहता है गठबंधन। अब अगर ये गठबंधन ही हिल रहा है तो वो दबाव क्या बनाएंगे? वो तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गठबंधन को तोड़ के जेडीयू के विधायक ही अपने साथ ले आए, जोड़ ले, ये मैं गलत साबित हो सकता हूं, और मेरा सिर्फ ये आकलन और असेसमेंट है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के सिस्टम में गवर्नर, होम मिनिस्ट्री, देश की सरकार, उस सब में लालू बेचारा कहां लेके जाएगा जेडीयू के विधायक। बड़ा मुश्किल है जी। नीतीश, ये दर्शक जरूर सोच रहे होंगे कि लालू, इतना सब कुछ अगर हो रहा है, लालू यादव की आंखों से सब कुछ ओझल तो नहीं हो रहा था जब लल्लन सिंह हटाए गए, उस वक्त जब ये चर्चाएं चलना शुरू हुई कि प्रधानमंत्री की रैली बार बार क्यों टल रही है, ये सब कुछ वो भी महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो स्पीच उनकी, वो और तेजस्वी यादव जाकर मिले भी थे नीतीश कुमार से उनके घर पर, तब भी खबरों में हमने यही अखबारों में खबरें पढ़ी थी कि शायद वो मनाने के लिए ही गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लालू यादव की स्थिति वो नहीं है कि वो दबाव बनाने की स्थिति में हो, और इस दौरान उन्होंने कोई बहुत मौका भी नहीं दिया, कोई गलतियां भी इस तरह की नहीं की हैं। इससे पहले, जब पहले दौर में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, तो ज़रूर उस दौरान कुछ इस तरह की बातें थी जो नीतीश को चुभती थी, खराब लगती थी। लेकिन इस बार लालू यादव ने शुरू से, आप देखिए, एहतियात बरता है और अपनी तरफ से कोई चूक ना हो इसका पूरा ध्यान रखा है। इसलिए लालू यादव की स्ट्रैटेजी अभी तक तो निश्चित रूप से यही रही होगी कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना करें, कोई पहल ना करें। हाँ, ये अलग बात है कि अब जब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं, तो आखिरी समय में कोई कोशिश उनकी हो सकती है कि क्या हम किसी तरह जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़ लें। चूंकि स्पीकर आरजेडी का है, ये उनके पक्ष में एक बात जाती है कि चूंकि स्पीकर आरजेडी का है, तो ऐसी स्थिति में कोशिश जरूर हो सकती है। लेकिन अभी तक देखें यदि, तो लालू यादव एक तरह से दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रहे। निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि साथ नीतीश कुमार का मिलता रहे, और इसकी वजह यह है कि लालू यादव के
पास ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार के सामने ऑप्शन है, वो इधर से उधर जा सकते हैं। लालू यादव कहाँ जाएंगे? इसलिए लालू यादव के पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अब निश्चित रूप से उनकी कोशिश हो सकती है, लेकिन अब तक लालू यादव की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। हाँ, आज रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, वो एक निर्णायक मोड़ का ट्वीट था। जब इन लोगों को भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, उसके बाद रोहिणी ने ये ट्वीट किया है। अब पटना में जो भी होता है तो उस पे दर्शकों की उम्मीद होगी कि वो सबसे पहले नीतीश आपसे, देवेंद्र आपसे उस खबर को जाने, और मुझे लगता है होगा भी बिल्कुल यही। बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल आपका, संजीव जी, खासतौर पर आपका बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।